नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल। तो हरियाणा में जो राजनीतिक पुलिस प्रशासन आईएएस लॉबी में भूचाल आया है, उसमें आपने देखा मेरे पिछले एपिसोड में कि अब एक तीसरी एंट्री हो गई, वो है आपके एमएलए की। तो साहब, इस मामले में क्या कोई नया राजनीतिक षड्यंत्र भी आ गया है, या फिर जो आईएएस ऑफिसर अमनीत हैं, जिनके पति ने आत्महत्या की एडीजीपी रैंक के पुलिस ऑफिसर आईपीएस पूरन कुमार ने, जहां से यह केस यह सिलसिला शुरू होता है मौत का, काली सच्चाई पुलिस प्रशासन की सामने आती है जनता की और आरोप लगते हैं जातिगत भेदभाव के और भ्रष्टाचार के। वहां पर और दर्ज होती है अमनीत कुमार पर भी एफआईआर, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड और कॉन्स्पायरेसी के। नामजद होते हैं उनके सिटिंग एमएलए आपके भाई, जो पंजाब से एमएलए हैं। वहां पर अमनीत कुमार अपने भाई का जबरदस्त बचाव करती हुई नजर आती हैं और जिस ग्राउंड पर वह अपने भाई को निर्दोष बताती हैं, आज का यह मुकदमा हम वहीं से शुरू करते हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, जर्नलिज्म अलग है और लॉ अलग है। मीडिया कुछ भी दिखाए, कुछ भी करे, वो उनका स्वाधिकार है, लेकिन कानून में दोनों पक्षों को बराबर सुना जाता है। राइट टू नेचुरल जस्टिस है। तो अमनीत कुमार जी के इस ग्राउंड को हम समझते हैं और हम करेंगे पोस्टमार्टम आपके बाकी सवालों का भी, जो आपने कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाए। तो साहब, आप एमएलए अमित रतन के बारे में अमनीत का कहना है कि देखिए, आप का एमएलए अमनीत सिर्फ अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा था, जो कि उसकी एक पारिवारिक जिम्मेदारी है। ऐसे अवसर पर जिस महिला ने अपना पति खोया है, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से टूटी हुई है, वो अपने बच्चों को संभालने के लिए संघर्ष कर रही है, उसके कैरियर पे भी लांछन लगाए जा रहे हैं। ऐसे में भाई अगर सामने आकर खड़ा नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा? तो इसलिए अमित सिर्फ बहन का सपोर्ट कर रहा था, जो कि नेचुरल फैमिली ड्यूटी है। इसमें कोई कॉन्स्पायरेसी और षड्यंत्र वाली बात नहीं है। वह जांच में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। वह पंजाब से मिले, लेकिन जो बात उसके खिलाफ जाती है वह यह है कि वह सिटिंग एमएलए है, प्रभावशाली है, दूसरे स्टेट से हैं, वह अपने संपर्क के माध्यम से पुलिस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है? और अगर है तो क्या यह इथिकल है? क्या यह लीगल है? यह सवाल उनके खिलाफ जाता है। अब हम इस दोनों पहलू को कानून के तराजू के दो तराजू पर रखकर तौल के देखते हैं कि लीगल पर्सपेक्टिव से यह केस क्या है, लीगल पर्सपेक्टिव से यह केस कैसे आगे चलेगा। तो पहला सवाल जो यहां कानूनी पहलू से देखना है या जिसका जवाब ढूंढना है, वह है बर्डन ऑफ प्रूफ। एबेटमेंट टू सुसाइड में प्रोसिक्यूशन को यह प्रूव करना होगा कि मृत व्यक्ति ने या मृत व्यक्ति सुसाइड से ही, आत्महत्या से ही मरा है, उसने सुसाइड के अपराध को अंजाम दिया है। यह प्रूफ प्रोसिक्यूशन को करना पड़ेगा। लिख देने से, एफआईआर दर्ज कर देने भर से यह बात मान ली नहीं जाएगी। और फिर जब यह प्रूफ हो जाएगा कि यस इट इज सुसाइड, तो प्रोसिक्यूशन को यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि साहब, यह सुसाइड स्वप्रेरक नहीं थी,
खुद द्वारा नहीं की गई, बट इसके लिए उसको मजबूर किया गया, अबेट किया गया, उकसाया गया। और फिर जब यह भी प्रूव हो जाएगा तो जिस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगाया गया है, डीजीपी सरजीत कपूर और वो दूसरी एसपी रानिया, उनका इसमें डायरेक्ट कनेक्शन है। उन्होंने कोई ऐसा कृत्य किया कि देखिए ये बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, इसको इस शॉर्ट वीडियो में कवर करना संभव नहीं है, इसलिए मैं क्रिटिकल पॉइंट लाने की बात कर रहा हूँ। एविटमेंट ऑफ सुसाइड पे कई जजमेंट हैं, उसमें कई तरह के एक्सेप्शंस हैं कि भाई मैंने किसी ने मेरा पैसा उधार लिया है, मैं उससे घर पे पैसा मांगने चला गया और मैं चला आया, उस बीच में कोई कहा सुनी हो गई, या एक बैंक ऑफिसर जाता है, लोन का डिफॉल्ट है और वो वहां से पैसे मांग के आ जाता है और उसके बाद वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। क्या एम आई रिस्पॉन्सिबल? Should I not ask for money as a बैंक ऑफिसर? या पुलिस जाती है किसी के घर पे, उसके खिलाफ FIR है और वो उससे पूछताछ करती है और वो लौट आती है और वह व्यक्ति उसके बाद सुसाइड कर लेता है। बड़े सारे सवाल हैं। तो खैर, पहला तो सुसाइड प्रूव कीजिए, उसके बाद आप प्रूव कीजिए वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था, और तीसरा अगर वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है तो वो व्यक्ति कौन है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, उसके किस हरकत से वह व्यक्ति इतना मजबूर हुआ कि उसने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। उधर संतोष जो एसआई की पत्नी है, जिन्होंने अमनीत कुमार के खिलाफ और सिटिंग एमएलए उनके ब्रदर जो हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी है, उन आरोप लगाने से उनका भी कुछ नहीं होने वाला है। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि अमनीत और अमनीत ने स्पेसिफिकली पर्टिकुलर रूप से क्या क्या किया, उनके एक्ट क्या क्या है विच इज ड्राइविंग संतोष हस्बैंड ASI टू सुसाइड। उनको यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों मिलके वो जो हरकतें कर रहे थे जिससे ASI को सुसाइड करना पड़ा, सुसाइड के लिए मजबूर होना पड़ा, वह इंटेंशनल थी। वो उनको पता था कि वो ऐसा करेंगे तो वो ऐसा कर लेगा, और यह सब इतना आसान नहीं है दोनों के लिए, दोनों ही केस में, क्योंकि दोनों लोग जा चुके हैं। अब जो बचा है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में जहां तक मेरा अनुभव है, इस तरह के केसों में जो मैंने देखा है, प्रूव करना अबेटमेंट टू सुसाइड बहुत ही कठिन काम है। फिर यह केस और ट्विस्टेड है और टेढ़ा है। यहां पे 2 FIR है जो कंपीटिंग FIR है। सिचुएशन क्या है? FIR नंबर 1 अमनीत प्लस अमित प्लस अदर्स अबेटमेंट टू संदीप सुसाइड। FIR नंबर 2 जिसमें DGP, SP और अदर्स, चार्ज वही अबेटमेंट टू सुसाइड बट व्यक्ति डिफरेंट, पूरन सुसाइड। दोनों FIR की जांच साइमल्टेनियसली चलेगी, साथ साथ चलेगी। अब इसकी जांच SIT को दे दी गई है निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए। तो अब SIT को इस कंपीटिंग FIR के सिचुएशन में, और सेंसिटिव IAS, IPS, MLA, पॉलिटिकल, भूचाल, मीडिया, बहुत मुश्किल हो गया है। क्या क्या करना होगा? दोनों केसों को बिल्कुल अलग अलग इन्वेस्टिगेट करना होगा। सारे स्टेटमेंट्स को जो चाहे उसमें आए इसमें आए क्रॉस वेरीफाई करना होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करना होगा। और चूंकि मीडिया इसमें इतनी इस वक्त हावी है, इतनी चर्चा हो रही है, आप हम जनता के भी विचार आ रहे हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो अथॉरिटी है, वो कई बार जांच से पहले ही जांच के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बायस्ड हो जाते हैं। वो कुछ मान के जांच करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा और उसके सपोर्ट में थ्योरी ढूंढते हैं। तो उस बायस से बचना होगा, लेकिन यह बहुत मुश्किल था।
ये बहुत मुश्किल है साहब। अब चूंकि एक एफआईआर में आईएएस ऑफिसर नामजद है, सिटिंग एमएलए नामजद हैं, तो क्या उनको कोई प्रिविलेज प्राप्त है सीआरपीसी में, आईपीसी में? उनको इम्यूनिटी है? बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई चूंकि ये आईएएस हैं और सिटिंग एमएलए हैं तो ये अरेस्ट होंगे, क्योंकि जो सेक्शन लगा है वह सेक्शन तो अरेस्ट की बात करता है। या तो कोर्ट उनको एंटीसिपेटरी बेल दे, अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं है तो उनको तो अरेस्ट होना पड़ेगा। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, चूंकि एक आईएएस हैं और एक एमएलए हैं, और जहां एफआईआर हुई है उसी राज्य में आईएएस हैं और व्यक्तिगत परेशानी से भी गुजर रहे हैं, तो एक ह्यूमन एंगल भी है। तो साहब ये तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो कोई गिरफ्तार वगैरह नहीं होंगे। लेकिन देखिए, वो मैं कयासों पर तो बात करूंगा नहीं, हम तो लीगल समझते हैं। तो भाई आईएएस ऑफिसर को लीगल केसेस में, क्रिमिनल लीगल केसेस में किसी भी तरह की कोई इम्यूनिटी नहीं होती। अर्थात अगर गिरफ्तारी बनती है, नॉन वेल्युएबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आईएएस ऑफिसर भी गिरफ्तार होगा। एमएलएस को भी किसी तरह की इम्यूनिटी नहीं है। अगर गिरफ्तारी बनती है धारा के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से, तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। हाँ, कुछ अपवाद हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनका ख्याल रखा जाएगा पंजाब के कानून के अनुसार, हरियाणा के कानून के अनुसार। दोनों अरेस्ट हो सकते हैं अगर उनके खिलाफ पुलिस अपने जांच में सबूत जुटा लेती है। दोनों प्रोसिक्यूट भी होंगे उसके बाद। लेकिन ये तो कानून किताब बताया मैंने, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही होती है ना साहब। कानून तो कोर्ट तक और किताबों तक और हम वकीलों तक रह जाता है, और आप जनता तक। प्रैक्टिकल रियलिटी इज डिफरेंट। प्रैक्टिकल रियलिटी यह है कि आईएएस ऑफिसर को गिरफ्तार करने से पहले उसके सीएम की, उसके सीनियर की अनुमति चाहिए, क्लियरेंस चाहिए। अब अगर वो नहीं मिलता है तो नहीं होगा। पॉलिटिकल प्रेशर भी लगेगा, एमएलए का मामला है, मीडिया स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होने जा रही है, और उनका कैरियर तो दोनों का इफेक्ट होगा ही होगा। तो साहब, इस इन्वेस्टिगेशन को बड़ी सावधानी से, बड़ी बारीकी से करनी होगी। अब इसमें यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर यह सब हुआ तो सीएम नायब सैनी जी के नेतृत्व में ही हुआ है, तो उनकी भूमिका, उनका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीएम खुद जाकर एएसआई की फैमिली से मिलते हैं, उसको न्याय का वादा करते हैं। उनके हस्तक्षेप के बाद एफआईआर रजिस्टर होती है। अब यहाँ पे यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह का राजनीतिक इंटरवेंशन इस अवसर पर उचित था? एक पक्ष, देखिए कानून है, हम दोनों पक्ष की बात करेंगे। जो इसको कहते हैं बिल्कुल जरूरी था, लाजमी था, उचित था कि भाई सीएम की अल्टीमेट जिम्मेवारी है कि वह नागरिकों के ग्रीवांसेस को, शिकायतें को सुने, और अगर कोई एएसआई रैंक के अफसर की बीवी या आरोप लगा रही है और आरोप किसी सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसर पे बनता है, तो न्याय की यह मांग है, बिकॉज हमारे संविधान में कहा गया है एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो उसकी भी सुनी जानी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और चूंकि यह मामला बड़े लोगों का है, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं, तो बिना सीएम के इंटरवेंशन के उनके खिलाफ जांच संभव नहीं था, एफआईआर संभव नहीं था। जो लोग सीएम सैनी के हस्तक्षेप को सही ठहरा रहे हैं, वह भी कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों में जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं बनता है, जांच संभव नहीं होता। जो लोग इसके खिलाफ हैं, जो उनके हस्तक्षेप को इस स्टेज पे अनुचित बता रहे हैं, उनका कहना है
कि सीएम का हस्तक्षेप इस स्टेज पे पूरे के पूरे जांच को पटरी से गिरा सकता है, पक्षपाती बना सकता है, बायस कर सकता है। वह यह भी कह रहे हैं इससे पुलिस की अपनी ऑटोनॉमी, पुलिस की अपनी स्वतंत्रता भी कॉम्प्रोमाइज हुई है। वो यह भी कह रहे हैं कि अगर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में एमएलए को सजा मिलती है, अमनीत कौर को सजा मिलती है, तो इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही माना जाएगा, राजनीतिक दबाव का ही फैसला माना जाएगा। दोनों प्रोस्पेक्टिव अपनी जगह पे सही हैं, आरोप सही हैं, लेकिन कानून का अद्वैता होने के नाते मैं जो सीएम सैनी जी से उम्मीद करता हूं, या जो कहना चाहता हूं, या जो अपील करता हूं, वह यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय दोनों पक्षों को अपनी अपनी जगह रहने दें। आप इम्पार्शियल, फेयर, फास्ट इन्वेस्टिगेशन सुनिश्चित कर दें ताकि लोगों का न्याय से भरोसा न उठे। जिस तरह से पुलिस के 2 जांबाज ऑफिसर नाउम्मीद होकर मौत का दामन थाम चुके हैं, वह दोबारा न हो, वह जनता के किसी व्यक्ति के द्वारा न हो। कहते हैं ना, निराशा ही मौत है, आशा ही जीवन। व्यक्ति इतना निराश न हो जाए कि उसे आत्महत्या जैसा कृत्य करने पर मजबूर होना पड़े। दोस्तों, सोशल मीडिया पर षड्यंत्र को लेकर इस वक्त बहुत सारी थियरी चल रही है। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। यहाँ अपने चैनल पर मैं वही डिस्कस करूंगा जो ऑब्जेक्टिव है। वो थियरीज हैं, फैक्ट्स नहीं हैं वहां पे, और कोर्ट मैटर का डिसीजन एविडेंस पे देगी। थियरी 1 जो सोशल मीडिया पे चल रही है वो करप्शन प्लस कास्टिज्म दोनों का है। दोनों सच हो सकता है, दोनों झूठ हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं पूरन कुमार करप्ट थे, हो सकते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं इसी करप्शन के कारण उनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम इस स्टेज पे किसी भी थियरी को न तो यस कर रहे हैं और ना हम रिजेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली पॉसिबल है, समाज है, समाज में दोनों जमीनी हकीकत है। इंडिया में इस तरह के दोनों तरह के बहुत सारे केस होते हैं। करप्ट ऑफिसर भी हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी ऑफिसर्स फेस करते हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर को करप्शन के झूठे मुकदमे में फंसाया भी जाता है। तो यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स है, ग्रे है। पॉलिटिकल एंगल, आपका कनेक्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अमित रतन आप एमएलए पंजाब से हैं, तो उनके बारे में भी तरह तरह की थ्योरियां चल रही हैं। पुलिस के अंदर जो रस्साकसी है, दुश्मनी है, राइवलरी है, प्रतियोगिता है, वह भी इस सुसाइड के पीछे जिम्मेदार हो सकता है, वह भी सच हो सकता है। लोग यह भी कह रहे हैं कि एक कवर अप ऑपरेशन है दोनों ही तरफ से, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में मुलव्विस थे, यह भी हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, होना क्या चाहिए, हो क्या सकता है, सच क्या है, झूठ क्या है, वो तो समय बताएगा, इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर मैं तो यही कहूंगा कि साहब एसआईटी को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जो निवेदन, जो अपील मैंने सीएम नायब सैनी जी से करी है, वही चीज, वही जिम्मेवारीपूर्ण रवैया मैं एसआईटी से भी चाहूंगा। दूसरा, इस केस में समय रहते फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन जरूर करा लिया जाना चाहिए। वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसी से मामले की तह तक पहुंचा जा सकेगा और सच्चाई सामने आएगी।
जो चीजें अब तक सीज हैं उसमें पूरन कुमार जी का लैपटॉप है, लेकिन अमनीत कुमार की डिवाइसेस मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक पुलिस ने सीज नहीं किया है। अमित रतन का फोन रिकॉर्ड्स सीज होना चाहिए। सुशील कुमार के बैंक अकाउंट्स पुलिस ने सीज कर लिया है, अच्छी बात है। लीकर कॉन्ट्रैक्टर्स की स्टेटमेंट्स आ गई है, रिकॉर्ड हो जानी चाहिए बिल्कुल मैजिस्ट्रेट के पास जाकर। डीजीपी और एसपी साहब का कम्युनिकेशन भी सीज हो जाना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। अर्थात मैं बार बार कह रहा हूं कि जो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन का काम है वो जल्दी से जल्दी एसआई को पूरा करना चाहिए। जो संदीप कुमार की प्री सुसाइड वीडियो है वो तुरंत फॉरेंसिक ऑथेंटिसिटी के लिए भेजी जानी चाहिए, और पूरन कुमार का जो 8 पेज का सुसाइड नोट है उसकी भी हैंडराइटिंग एनालिसिस तुरंत कराई जानी चाहिए। दोनों एफआईआर को साइमल्टेनियसली और इंडिपेंडेंट रूप से इन्वेस्ट कीजिए, और सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात, इस केस के जो भी गवाह हैं उनको प्रोटेक्शन मुहैया कराया जाए। वो किसी दबाव में ना आए, उनको कोई थ्रेट ना दिया जाए, ये ध्यान रखिए नायब सैनी साहब, क्योंकि यही आरोप एएसआई की बीवी ने लगाया है कि वो जब जांच कर रहा था तो ही वॉज अंडर थ्रेट, इसलिए उसने सुसाइड करी है। तो अब कहीं ऐसा गवाहों के साथ ना हो जाए और कोई तीसरा सुसाइड ना हो जाए इस केस में, जिसकी प्रबल संभावना है। मैं चेतावनी देकर बता रहा हूं इस वीडियो पे, और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कीजिए और पब्लिक को ट्रांसपेरेंट वे में जांच के परिणाम बताइए, तभी इस देश में, इस लोकतंत्र में, इस सिस्टम में सम्मान बचेगा, विश्वास बचेगा। तो दोस्तों, यह केस है एक आईपीएस ऑफिसर की मौत का, यह केस है एक एएसआई की मौत का, यह केस है एक आईएएस ऑफिसर पे एफआईआर का, यह एक केस है एक सिटिंग एमएलए के नामजद होने का। इस केस में एक डीजीपी एक्यूज्ड हैं और करोड़ों रुपए के 2000 से 3000 से भी ऊपर के करप्शन का। लेकिन सबसे ज्यादा त्रासदीपूर्ण क्या है? वह त्रासदी है जिसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। तो फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। चाहे अदालत कोई भी फैसला दे दे, वह नुकसान की भरपाई इस जन्म में तो संभव नहीं। तो फैमिली, पूरन कुमार की फैमिली और संदीप कुमार की फैमिली, दोनों न्याय मांग रहे हैं। दोनों का भारी नुकसान हुआ है, अपूरणीय क्षति। दोनों ग्रीविंग हैं, दोनों को न्याय चाहिए। लेकिन न्याय किसे मिलेगा, कब मिलेगा? सच हमेशा बीच में होता है। वो किसी के साथ 100% नहीं होता। अमनीत 100% गलत नहीं हो सकती, पूरन 100% विक्टिम नहीं हो सकते। लेकिन चलिए, हम आप क्यों डिसाइड करें सच क्या है? इन्वेस्टिगेशन को डिसाइड करने दें। मेरा सैनी जी से अनुरोध था, मेरा एसआईटी से अनुरोध था। अब एक अनुरोध आप जनता से, आप दर्शकों से, साहब प्री मैच्योर जजमेंट मत करिए। सोशल मीडिया पे अफवाहों के बाजार गर्म करने वाले संदेश वाहक मत बनिए। एक नैरेटिव, चाहे वो कोई भी हो, किसी के पक्ष का है, उसको आंख बंद कर फॉलो मत कीजिए।
इंतजार कीजिए सबूत का, रेस्पेक्ट कीजिए लीगल प्रोसेस का और कोशिश कीजिए दोनों पक्षों को सुनने की। यह सच है कि फिलहाल हरियाणा पुलिस में इस वक्त बहुत गड़बड़ है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। अगर करप्शन है उसको जरूर एक्सपोज करिए, अगर कास्टिज्म है उसको भी रोकिए, उस पर भी पनिशमेंट दीजिए, और अगर दोनों है तो दोनों को एड्रेस कीजिए। लेकिन सबसे पहले सच्चाई को बाहर आने दीजिए। 2 पुलिस ऑफिसर अपनी जान दे चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। सिस्टम का फेल्योर, बिल्कुल न्याय आने से पहले, जजमेंट आने से पहले, इन्वेस्टिगेशन होने से पहले जाहिर है उसके बारे में कोई डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए। चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, एमएलए हो या डीजीपी हो, लॉ के सामने सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं। जय हिंद, जय न्याय। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अवेयरनेस के लिए कमेंट में अपनी राय दें, लेकिन जिम्मेवारी से। जस्टिस फॉर पूरन कुमार, जस्टिस फॉर संदीप कुमार, जस्टिस फॉर हरियाणा पुलिस, ये टैग है। इससे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।